good afternoon, everyone. This is Satya Tripathi from Path IAS Academy. From this August month, I will be taking current affairs of UPSC to make this more structured, analytical, and make it more exam oriented. ठीक है? So we will be covering today the current affairs from 1st of August to 7th of August. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस हम पहले ये देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजी क्या रहेगी, हम करंट अफेयर्स को कैसे किस एस्पेक्ट्स में कवर करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल बी डूइंग इज फर्स्ट वी विल बी सीइंग द न्यूज, द एक्चुअल न्यूज. ओके, सेकंड वी विल बी गोइंग थ्रू इट्स फीचर्स, उसके जो डिटेलिंग्स होंगे उस पे जाएंगे. ओके, नेक्स्ट we will be coming to the fact that topic is related to which subject of GS. ठीक है, कि GS 1 से है, GS 2 से है, कौन से GS पेपर से वो रिलेटेड है जो टॉपिक. ओके, अगेन द फोर्थ थिंग दैट वी विल बी लुकिंग एट इट, कि मतलब सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि वाई यूपीएससी के लिए वो रेलेवेंट क्यों है न्यूज. ठीक है, मतलब इफ आई एम टीचिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसको इस करंट अफेयर्स में यूज किया गया है. ठीक है, उसकी एक रेलेवेंसी होनी चाहिए कि यूपीएससी पेपर में उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट इट कि एक स्टैटिक टॉपिक. ये स्टैटिक टॉपिक क्या होता है? सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल दैट वन ऑफ द नेशनल पार्क इन तमिलनाडु इज इन न्यूज. तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि केवल उसी नेशनल पार्क से आएगा न्यूज में, एग्जाम में. ठीक है, सो अदर नेशनल पार्क, सपोज वी हैव द अनामलाई इज इन न्यूज, तो हम लोग को मुदुमलाई, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब भी देखना होगा. उसके आसपास के टॉपिक जो होंगे वो भी देखने होंगे. तो ये रहेगा उसका स्टैटिक पोर्शन उसके आसपास का. ठीक है, द नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट इट की मतलब एक मेंस क्वेश्चंस उसमें देखेंगे कि उस टॉपिक से कैसे मेंस के एक क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है. ठीक है, और उसका एक ओवरव्यू आंसर्स कैसे बन सकता है, बस एक छोटे से ब्रीफ फॉर्मेट में. द लास्ट वन विच यू विल बी सीइंग इज कि हम ये देखेंगे एक एमसीक्यू उसी क्वेश्चन उसी टॉपिक पे एक एमसीक्यूज बना के देखेंगे. ठीक है, तो ये हमारा पे फॉर्मेट रहेगा. चलो, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज वी हैव. Okay, we have the Samudra Manthan. Okay, now this is the Samudra Manthan. This scheme, the actual news is that the Union Cabinet has actually approved Samudra Manthan National Offshore Exploration Scheme to unlock India's hydrocarbon potential and promote oil and natural gas exploration. See, presently we have actually seen the Middle East war. अभी presently में देखे थे क्रूड ऑयल की कितनी कमी हो गई थी. Just to ensure it's that we are domestic in terms of domestic capacity we are enough capable. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है इस प्रोग्राम का. दैट इज द नेम ऑफ द स्कीम इज समुद्र मंथन. ठीक है, इसके आगे के फीचर्स देखेंगे हम. सी, the ministry implemented by Ministry of Petroleum and Natural Gas. We have Sri Hardeep Puri as the Minister of Petroleum and Natural Gas. Okay, now the scheme is central sector scheme. Central sector scheme means that is 100% is funded by the central government. ठीक है, state government do not have to give its financial share उसमें किसी भी scheme में, ये वाले में. See, this is a central sector scheme to 100% that will be funded by the central government. Okay, this is the financial implementation period is 2030 to 31. Okay, and this is the financial outlay of nearly 84,000 crores. Okay, now the main thing that comes here in this news is the objective of this particular scheme. Objective क्या है? To accelerate offshore oil and gas exploration, enhance energy security and reduce dependence on crude oil imports. ठीक है, ये आप 3 वर्ड एग्जैक्ट याद रखिएगा. This is actually the core objective of this particular scheme. Offshore oil and gas exploration, we have energy security, then reduce dependence on the crude oil imports. ठीक है, इसके वजह से ये स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है. ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इसके बाद अपन देखेंगे. नाउ दिस इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ जीएस. सबसे पहले ये जीएस 2 पे आ जाएगा. जीएस 2 पे कैसे आएगा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस पार्ट. ठीक है, गवर्नेंस पे अगर हम देखेंगे तो ये होगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स. ठीक है, एनर्जी गवर्नेंस. Okay, then we again it will be coming as the part of GS3. GS3 में कैसे होगा? GS3 में टॉपिक जैसे एनर्जी सिक्योरिटी हो गया, हमारा मिनरल रिसोर्सेस हो गया.
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड हो गया जीएस 3 में। नाउ इन जीएस 3 अगेन वी हैव वन ऑफ द सब्जेक्ट, वी हैव इन्वायरमेंट। नाउ इन्वायरमेंट से ये कैसे रिलेट हो जाएगा? सी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, दैट मींस इट विल बी हार्मिंग द मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा उस पे मैराइन इकोसिस्टम पे। तो इसके साथ साथ एक और टॉपिक वी हैव इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, वो भी न्यूज में आ गया। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए ये टॉपिक रेलेवेंस क्यों है? एक्चुअली रेलेवेंस ये क्या है ना कि वो यूपीएससी एक्चुअली गिव्स इंपॉर्टेंस टू दिस काइंड ऑफ थीम्स सच एज एनर्जी सिक्योरिटी, मींस दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ना। एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ इसके आसपास के स्टैटिक टॉपिक क्या हो गया? इन मेंस में जैसे डायरेक्ट पूछ सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी मींस वी आर एक्चुअली हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टिंग द क्रूड ऑयल। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इंडियन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, कितनी हमारे पास है रिसोर्सेस, मिनरल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। जैसे उसमें अब कई चीज इन्वॉल्व होंगे, जैसे जियोलॉजिकल सर्वेस आ जाएंगे, सिस्मिक स्टडीज आएगा, और कोई भी मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, तो ये सब साइंस एंड टेक का भी पार्ट आ जाएगा इसी चीज से। ठीक है, चलो अब वी विल बी लुकिंग अप वन ऑफ द मेंस क्वेश्चन इन दिस कि इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पोसेस इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। ठीक है, डिस्कस हाउ इनिशिएटिव प्रोमोटिंग डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए जब फर्स्ट थिंग इज दैट the question is actually focusing on how increasing domestic oil and gas exploration can reduce the import dependence। ठीक है, ये तो हमने जाना ही कि that we are actually nearly 85 to 90% dependent on the import of the crude oil, तो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अब आप इसमें इंट्रो कैसे चालू करें? इंट्रो आप चालू कीजिए सीधे से ऐसे लिख के, दैट वी आर हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल एंड इट इज डायरेक्टली इफेक्टिंग आवर इकोनॉमी। ठीक है, अब उसके बाद अब आप इसके बॉडी सेक्शन पे जाएंगे तो चैलेंजेस क्या है हमारे पास? चैलेंजेस इंपोर्ट डिपेंडेंसी पे क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंसी में चैलेंजेस क्या है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बर्डन इंक्रीज होते जा रहा है। नाउ वी आर मोर एक्सपोज टू द ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, जियोपॉलिटिकल रिस्क आ जाते हैं इसमें, सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब की वर्ड्स है जो आप अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। अब उसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी है कि रोल ऑफ डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन क्या हो सकता है? रोल ऑफ डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन में क्या है? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन आएगा, अच्छे से एक्सप्लोरेशन हो सकता है, एक्सप्लोरेशन एरियाज बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब इससे अल्टीमेट इफेक्ट क्या पड़ेगा? अल्टीमेट इफेक्ट होगा दैट इट विल बी एक्चुअली रिड्यूसिंग आवर इंपोर्ट बिल अपना कम हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल बी एक्चुअली गेटिंग द स्टेबल एनर्जी सप्लाई भी हो जाएगा अपने पास। ठीक है, इट विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा जैसे ये सब स्कीम वगैरह होगा। तो ये सब एक दूसरे से चीजें रिलेटेड होता है, तो उस चीज को जब आप मेंस का आंसर फॉर्मेट करेंगे तो उस चीज को यही की सब कीवर्ड्स आपको लिखने होंगे। ठीक है, एंड जस्ट वन मोर थिंग टू लेट यू नो, ये जो पीडीएफ है, आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस पीडीएफ एज द हैंडआउट्स दैट विल बी अटैच्ड विद दिस यूट्यूब वीडियो। वो वहां पे आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नाउ मूविंग टू वन ऑफ द एमसीक्यूज। एमसीक्यूज इस बार के लिए फर्स्ट टाइम है, तो जस्ट आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल दैट द समुद्र मंथन स्कीम इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैराइन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं है, ये डायरेक्ट अभी हमने ही देखा है ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट उसका आंसर है। जस्ट रिमेंबर कि यूपीएससी के प्री एस्पेक्ट्स में ना कई बार डायरेक्टली स्कीम से पूछा गया है, दैट्स द नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर स्कीम। सपोज दिस वन वी हैव द समुद्र मंथन। द समुद्र मंथन स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? वो डायरेक्टली भी पूछा गया है क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देन वी विल बी मूविंग टू द सेकेंड न्यूज वी हैव। द सेकेंड न्यूज वी हैव एज फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर। ठीक है, फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर, इसमें क्या है? द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी लॉन्च्ड फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर टू एनेबल रियल टाइम रेमिटेंसेस फ्रॉम मालदीव्स टू इंडिया। ठीक है, ये एक्चुअली न्यूज में था, समझ गए कि मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी ने क्या किया? फवारा यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर बनाया। इससे क्या है? रियल टाइम रेमिटेंसेस ट्रांसफर मालदीव से इंडिया बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये लगे, पहले आप ये जान लीजिए रेमिटेंसेस क्या है। वी हैव दिस वर्ड कॉल्ड एज रेमिटेंसेस।
रेमिटेंसेस क्या है ना, रेमिटेंसेस आर एक्चुअली मनी ट्रांसफर्स, ठीक है, रेमिटेंसेस आर एक्चुअली मनी ट्रांसफर्स मेड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, याद रखिएगा, रेमिटेंसेस आर मनी ट्रांसफर्स मेड बाय माइग्रेंट वर्कर्स एंड ओवरसीज नेशनल्स टू देयर फैमिलीज और होम कंट्रीज, समझ गए, ठीक है, रेमिटेंसेस आर सिंपली द मनी ट्रांसफर्स मेड बाय माइग्रेंट वर्कर्स एंड ओवरसीज नेशनल्स टू देयर फैमिलीज एंड होम कंट्रीज, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि दे एक्चुअली रिप्रेजेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, फॉरेन एक्सचेंज का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स रहता है क्या, रेमिटेंसेस, ठीक है। अब चलो इस न्यूज के बारे में अंदर से वी विल बी लुकिंग अप एट इट फीचर्स दैट पेमेंट सिस्टम इंटीग्रेटिंग द मालदीव्स फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम और यूपीआई, हमने अपना इंडिया वाला यूपीआई तो सबने ही सुना होगा, सो वी हैव द मालदीव्स फवारा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, दिस बॉडी, देन वी हैव द इंडियन यूपीआई, तो पी टू पी फंड ट्रांसफर होंगे, पर्सन टू पर्सन फंड ट्रांसफर, ठीक है, एंड द कंट्रीज दैट इज बीइंग इन्वॉल्वड इज इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। नाउ द ऑब्जेक्टिव, क्लियर क्या याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टू इनेबल फास्ट एंड लो कॉस्ट डिजिटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एंड स्ट्रेंथन फाइनेंशियल कनेक्टिविटी बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि दो कंट्रीज के बीच में उनके पेमेंट्स डिजिटल कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट बहुत स्मूथली और इजिली हो जाए, ठीक है। चलो देन कमिंग टू इट्स की फीचर्स कि ये रियल टाइम पी टू पी ट्रांसफर्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है, अलाउस यूजर्स इन मालदीव्स टू ट्रांसफर मनी इंस्टेंटली फ्रॉम मालदीवियन रुपया, करेंसी याद रखिएगा, मालदीवियन रुपया टू यूपीआई इनेबल्ड इंडियन रुपीस बैंक अकाउंट, ठीक है। सो वी आर एक्चुअली द स्कीम इज ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग द मनी इंस्टेंटली फ्रॉम एमवीआर Maldivian rupiah to UPI enabled Indian rupees, ठीक है। Then we have the initial banking partners, कौन कौन है, we have the initial banking partners as Bank of Maldives and Maldives Islamic Bank, okay, through the they are actually implementing this through their mobile banking applications, okay। Now अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, facilitates family maintenance गिफ्ट रिलेटेड रेमिटेंसेस अंडर मालदीव्स फॉरेन रेमिटेंसेस फ्रेमवर्क, याद रखिएगा, फैमिली मेंटेनेंस एंड गिफ्ट रिलेटेड रेमिटेंसेस भी रहेगा, ठीक है। नाउ द कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन के लिए ये याद रखिएगा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, वी हैव द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन वी हैव एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थ्री नेम्स, ओके। नाउ वी हैव द India is also actually promoting digital connectivity across the global aspects, ठीक है। तो now we have, ये क्या है, मेंस में आप लिख सकते हो, मींस जब भी डिजिटल कनेक्टिविटी की कोई क्वेश्चंस आएगा दैट इंडियाज यूपीआई इज बीइंग एक्सेप्टेड इन, वी हैव द कंबोडिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशियस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, ये आप कंटेंट आप यूज कर सकते हो अपने मेंस में, ओके। नाउ लेट अस नो कि मतलब ये कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सी द फर्स्ट थिंग इज दैट it is related to IR, India Maldives हो गया, see this is directly related to IR, that means we are talking about the bilateral relations, ठीक है। अब now IR में एक और सेक्शन that the role of digital connectivity, DC, digital connectivity in promoting bilateral relations, ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरह काम आ सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, ठीक है, दो कंट्रीज के रिलेशन को स्ट्रेंथन मजबूत करने के लिए, ओके। नाउ द सेकंड पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज देन वी हैव द इकोनॉमी, इन द GS3 वी हैव द इकोनॉमी सेक्शन, इकोनॉमी में कैसे ये GS से डायरेक्टली रिलेटेड है, मींस सी दिस इज बीइंग रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल पेमेंट हो गया, देन वी हैव द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वी हैव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ये आप अपने मेन सेक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया। नाउ GS3 में अगेन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाउ दिस इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इट एक्चुअली टेल्स इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ठीक है, ये सब यूनिक वर्ड आप यूज कर सकते हो मेंस में, दैट इट शोस इंडियाज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक द यूपीआई, ठीक है, ये सब हो जाएगा। नाउ इसके आसपास के जीएस टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, ये जो मेंस वाला मैंने आपको बताया, वी हैव द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप इंडिया मालदीव्स रिलेशन पूरा आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। चलो नाउ वी विल बी लुकिंग एट इट्स मेंस क्वेश्चन, ठीक है,
that digital connectivity is emerging as one of the new dimensions of India's neighborhood diplomacy. ठीक है, examine the significance of cross-border payments corridors in strengthening India's bilateral relations. ठीक है, now see questions क्या चीज से related है, means it is directly related to how digital payments linkages across borders can become a tool for neighborhood diplomacy. ठीक है, हमारी एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ठीक है, तो इसमें ये इनका ये पूछना है कि हाउ कैन डिजिटल पेमेंट कैन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्रिज. ठीक है, एक कैसे एक ब्रिज बन सकता है डिप्लोमेसी को अच्छा बनाने के लिए आसपास के नेबरहुड कंट्रीज के साथ. ओके, now you can initiate your answer with a simple introduction that in the present time growing importance of digital public infrastructure. ठीक है, तो इंपॉर्टेंस से बता सकते हो, इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हो. उसके बाद आप बताओगे सीधे बॉडी में वी हैव द इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या रहेगा, दैट दिस पेमेंट विल बी फास्टर, चीपर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. अब इसका डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या होगा, दैट इट विल बी एंश्योरिंग द ट्रस्ट बिल्डिंग. ट्रस्ट बढ़ेगा ना अच्छे से, इट विल बी एंश्योरिंग ट्रस्ट बिल्डिंग. ओके, वी हैव द फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अच्छा हो जाएगा. ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अच्छा हो जाएगा. देन वी हैव द चैलेंजेस तो रहेंगे ही, तो चैलेंजेस क्या क्या हो जाएंगे अपने पास, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, वी हैव द रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स, ये सब मल्टीपल रहेंगे. ठीक है, उसके बाद एक प्रॉपर आप कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट लिख सकते हो वहां पे, दैट नेबरहुड डिप्लोमेसी वी कैन एक्चुअली प्रमोट नेबरहुड डिप्लोमेसी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डीपनिंग रीजनल पार्टनरशिप. ठीक है, ये सब कीवर्ड्स यूज कीजिए आप लोग. ठीक है, जैसे इंडिया मालदीव्स का वी आर टॉकिंग अबाउट द आईआर पार्ट, जब इसका डिजिटल एस्पेक्ट्स में जब आंसर आप कंप्लीट करोगे तो सीधे आप लिख दो दैट वी कैन एक्चुअली डिजिटल कनेक्टिविटी कैन एक्ट वन ऑफ द पिलर, डिजिटल कनेक्टिविटी कैन एक्ट एज वन ऑफ द पिलर ऑफ नेबरहुड डिप्लोमेसी. ठीक है, नेबरहुड डिप्लोमेसी बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डीपनिंग रीजनल पार्टनरशिप्स, ऐसे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, now moving to the MCQ of this particular topic, we have the following statements regarding Fawara UPI cross-border payment corridor. ठीक है, it enables real-time P2P fund transfer between Maldives and India. ये बात सच है, ऊपर देखे थे हमने. It is implemented to cooperation involving Reserve Bank of India and NPCI International Payments Limited. ये बात सही है. ठीक है, It allows only merchant payments and does not support remittance. ये गलत है, केवल P2P ट्रांसफर नहीं था, ऊपर हमने देखा था that in the initial part it is supporting the remittances, और remittances का हमने वो भी देखा था कि remittances क्या होता है, means you can directly write it as remittances are the money transfers made by migrant workers and overseas nationals to their families and home countries. ठीक है, and just remember one thing that they represent one of the largest source of foreign exchange, one of the largest source of foreign exchange for developing countries. ये remittances के बारे में याद रखिएगा. तो we have third option is wrong, so the correct answer is A. ठीक है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग यहाँ पे था, थर्ड पॉइंट. सो थर्ड को पूरे को एलिमिनेट कर लिए. सो वी हैव गॉट द फर्स्ट A as the 1 and 2 as the correct answer. Okay, so moving to the next one, we have the next topic as Kesam Island. We have the Kesam Island. Okay, so the first we will be looking at its news. Kesam Island was in news after US launched strikes targeting Islamic Revolutionary Guard. ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स रिलेटेड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी. सी द मिडिल ईस्ट वॉर जो चल रहा है उसका क्या एंड है कुछ पता नहीं है. सी इट इज गोइंग कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. ठीक है, कम ज्यादा होते रहता है अपने हिसाब से. ओके, सो वी विल बी टॉकिंग एट वन ऑफ द प्लेसेस दैट इज बीइंग इन्वॉल्व देयर. ठीक है, केसम आइलैंड क्या है ना, ये एक प्लेसेस को देखिएगा. वी हैव द केसम आइलैंड. ओके, नाउ लोकेशन हम ऐसे ही देख लेंगे. लार्जेस्ट आइलैंड इन द पर्सियन गल्फ located near the entrance of the Strait of Hormuz. ठीक है, the largest island in the Persian Gulf, largest island in the Persian Gulf, ये पर्सियन गल्फ दिख रहा है. अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रास्ता आप देख रहे हो, ये कंटिन्यूअस न्यूज में था. ठीक है, जैसे ही हमने ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस देखा था तो ये रास्ता. ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी. ठीक है, तो यहाँ पास ये देखिए केसम आइलैंड यहाँ पे है पर्सियन गल्फ में, नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशन क्या है, लोकेटेड इन द हॉर्मोजगन प्रोविंस नियर बंदर अब्बास. बंदर अब्बास क्या है ना, सी वन इट इज वन ऑफ द पोर्ट सिटी इन ईरान.
जस्ट रिमेंबर, बंदर अब्बास कई बार न्यूज में भी आता है, एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड वन ऑफ द इन इट्स डिस्क्रिप्शन, बंदर अब्बास का जिक्र भी किया था उन्होंने. ओके, सो बंदर अब्बास गेट रिमेंबर्ड दैट इट इज वन ऑफ द पोर्ट सिटी इन ईरान. ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन लैंड बाई खुरान स्टेट. ये जो खुरान स्टेट है ना, खुरान स्टेट को एक्चुअली ये खुरान स्टेट भी बोला जाता है, एंड सम पीपल इट ऑल्सो कॉल्ड एज द खुरान स्टेट. ठीक है, कोई भी अल्टरनेटिव वर्ड्स कभी भी जो रहेगा एक्चुअली इट विल बी रिलेटिंग टू द सेम. अब ये जो है अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये जो खुरान स्ट्रेट, स्ट्रेट्स क्या होता है ये आप लोगों को पता है? सी, जस्ट रिमेंबर स्ट्रेट्स क्या होता है. स्ट्रेट्स आर एक्चुअली ए थिन वाटर चैनल. स्ट्रेट्स आर एक्चुअली ए थिन वाटर चैनल. ठीक है, कनेक्टिंग द टू लार्जर वाटर बॉडीज. याद रखिएगा, जो जो लार्जर वाटर बॉडीज है ना, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टू सीज, टू ओशियंस, उसको कनेक्ट करने के लिए एक थिन चैनल ऑफ वाटर बॉडी जो होगा ना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज स्ट्रेट्स. स्ट्रेट जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज देखा, वी हैव द खुरान स्ट्रेट्स. ये आप जब उसको पढ़ोगे व्हेन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द ग्लोबल मैप, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे, देन यू नीड टू रिमेंबर मल्टीपल स्टेट्स, जैसे कि वी हैव द मलक्का हो गया, देन वी हैव द पाक स्टेट, वी हैव द सुंदा स्टेट, वी हैव बाब अल मंडाब, वी हैव द कुक स्टेट. ये सब स्टेट्स के पोजीशंस आपको याद रखने होंगे. मींस यू नीड टू रिमेंबर द एक्चुअल प्लेसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड दैट स्टेट इज कनेक्टिंग विच टू वाटर बॉडीज. इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो ये जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन यू विल बी कवरिंग द वर्ल्ड जियोग्राफी you need to cover this part. ठीक है, चलो, then we will be moving ahead that it is the largest island in the Persian Gulf. Persian Gulf में वो island था, आपने देखा था, Quezon Island is the largest island in the Persian Gulf. Okay, we have the Quezon Geopark. It is the first UNESCO recognized geopark. ठीक है, अब यूनेस्को के जो पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं. तो ये भी अगेन व्हेन यू विल बी टॉकिंग इन द ग्लोबल एस्पेक्ट्स, वी हैव द मल्टीपल प्लेसेस that is being considered as the UNESCO heritage site or UNESCO recognized geopark. तो ये सब जो रहते हैं ये प्लेसेस को याद रखने होंगे आप, वो वर्ल्ड मैप में आप कवर करोगे. ठीक है, वी हैव द नमकदान सॉल्ट केव, वहां पे सॉल्ट केव का भी फॉर्मेशन हुआ है. देन वी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है वहां पे, याद रखिएगा. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वी हैव द मैंग्रोव फॉरेस्ट. मैंग्रोव फॉरेस्ट क्यों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दे आर एक्चुअली सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज. ठीक है, दे आर एक्चुअली सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स. ये याद रखिएगा. जस्ट ए ब्रीफ डेफिनेशन में बस ऐसे ही बता दे रहा हूं, that mangroves are salt tolerant trees and shrubs. ठीक है, ये इंडिया में कहां कहां, वी हैव द सुंदरबन. ठीक है, ओडिशा में हो गया, वी हैव द आंध्र प्रदेश, गुजरात. ठीक है, याद रखिएगा, जब व्हेन यू विल बी स्टडीइंग दिस इन इंडियन जियोग्राफी पार्ट, यू नीड टू स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स. ये भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, जस्ट वी विल बी मूविंग अहेड. ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज हमेशा से न्यूज में था, फरवरी से जो चालू हुआ है. ठीक है, दिस इज अ ग्लोबल एनर्जी रूट ऑफ 20% ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी ट्रेड. ये हमको भी पता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी के वजह से कितना हमको भी दिक्कत हुआ. मींस वी आर एक्चुअली नियरली 85 to 90% डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल. ठीक है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस क्या था वहां पे, रडार सिस्टम, ड्रोन फैसिलिटी, मिसाइल, बैटरीज, नेवल एसेट्स, जो आईआरजीसी का था उसको उन्होंने टारगेट किया था, यूएसए ने टारगेट किया था. ठीक है, अब जैसे ये कैसे, नाउ जस्ट लेट अस नो कि कैसे इंपॉर्टेंट है ये जीएस के लिए. नाउ वी हैव द जीएस 1 में कैसे इंपॉर्टेंट हो गया. जीएस 1 में वी हैव द फिजिकल जियोग्राफी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस स्ट्रेट का, आइलैंड का लोकेशन. ठीक है, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये डायरेक्टली जियोग्राफी से रिलेटेड हो गया. नाउ जीएस 2 में वी विल बी मूविंग टू आईआर पार्ट. IR part में we have the West Asia crisis which we are actually seeing, Middle East crisis जो देख ही रहे हैं हम लोग, US ईरान टेंशन जो चल रहा है, ये IR से डायरेक्ट पार्ट हो गया. Now in GS3 में ये डायरेक्टली कैसे हो गया, we are talking about when we are talking about the economy की वजह से, means blockage in the Strait of Hormuz was actually affecting our oil
कैपेसिटी, ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो गए थे। नाउ दिस इज अगेन रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में कैसे रिलेटेड है? वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये हो गया। नाउ अगेन वी विल बी मूविंग टू इट्स मेंस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन में क्या है? द सिक्योरिटी ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम चोक पॉइंट इज क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ओके, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव। ये हमने अभी देखा, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो, देन द क्वेश्चन इज एक्चुअली डायरेक्टली आस्किंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर इंडिया एनर्जी सप्लाई। ठीक है, तो स्टार्टिंग सेम जैसे पहला वाला आंसर में हमने देखा था, वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस में कैसे हमने लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले एनर्जी सिग्निफिकेंस कैसे है। एनर्जी सिग्निफिकेंस कैसे है कि दिस इज द मेजर रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्रूड ऑयल, एलएनजी, ये हो जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा? दैट अगर यहाँ पे से कुछ हिंड्रेंस हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकेज बना, दैट मीन्स इट विल बी लीडिंग टू इन्फ्लेशन इन आवर नेशन। ठीक है, चलेगा, इन्फ्लेशन होगा ही। फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, इंडिया रिलेशन विथ गल्फ कंट्रीज भी इफेक्ट होगा, ये भी हो जाएगा। चैलेंजेस भी, मल्टीपल चैलेंजेस और उसके रिस्पॉन्सेस क्या रहेंगे हमारे तरफ से, कि मतलब उसको चाहेंगे हम लोग दैट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो हो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, और कई इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पायरेसी भी होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इनके यूएस ईरान के वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल ही रहे हैं। ठीक है, एंड जस्ट यू कैन कंक्लूड योर आंसर दैट India's energy security is actually requiring the proper maritime preparedness, ठीक है, diplomatic engagement। ठीक है, अब सी at presently we are dependent on the import of crude oil ना, तो एक बार में तो अचानक से शिफ्ट नहीं हो जाएगा कि भाई हम पूरा बंद कर लेंगे, ठीक है, कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको एक पीरियड बाय पीरियड शिफ्ट किया जाएगा। सो एट प्रेजेंटली वी नीड टू इंश्योर मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करेंगे वहां पे, कि हमारे पास जो इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी है, हमारा इंपोर्ट आराम से चलते रहे। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म में हम कंक्लूड करेंगे ट्रांसिशन टुवर्ड्स द डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज, डाइवर्सिफाइड एनर्जी सोर्सेज। वो कैसे आएगा? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रमोट किए जा रहे हैं। अगेन अभी डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, हमने पहला वाला टॉपिक जो पढ़ा था डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, वो भी हो जाएगा। तो ऐसे आप मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, नाउ वी विल बी मूविंग टू इट्स एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू पार्ट में कैसे होगा? फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केसम आइलैंड। इट इज लोकेटेड नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज इन द पर्शियन गल्फ, सही है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड ईरान बाय खुरान स्ट्रेट, वो देखे ही थे हम लोग। ठीक है, देन वी इट इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ ओमान आउटसाइड द पर्शियन गल्फ, ये गलत है। ठीक है, ये देखो, ये पर्शियन गल्फ था, यहीं पे है, वी हैव द केसम आइलैंड। सो वी हैव द थर्ड स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो ये यहाँ पे कट गया। वी हैव द फर्स्ट ए एज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू द फोर्थ न्यूज एज प्रोजेक्ट सारथी। Okay, so we have the project Sarathi. Project Sarathi is Students Alliance for Responsible Action to Transform Healthcare Institutes। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी डायरेक्टली द न्यूज इज फ्रॉम द नेम ऑफ द स्कीम। जैसे हमने पहले फवारा यूपीआई देखा था, वी हैव द अपने वो देखा था, पहला वाला जो देखा था समुद्र मंथन वाला, वो भी डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड था। तो प्रोजेक्ट सारथी, सारथी क्या है? स्टूडेंट अलियांस फॉर रेस्पॉन्सिबल एक्शन टू ट्रांसफर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, इसके न्यूज को देखेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिव्यूड नेशनल वाइड expansion of framework for project Sarthi across central government hospital and medical institution to improve patient assistance services. Now this scheme is directly related to objectives में अभी हम देखेंगे। ये देखिए, ये डायरेक्ट वर्ड आ गया, to improve patient assistance services। ठीक है, now we'll be knowing the scheme that प्रोजेक्ट सारथी क्या है? इट इज अ यूथ लेड वॉलंटियर ड्रिवन पेशेंट असिस्टेंट इनिशिएटिव डिप्लॉइंग ट्रेंड स्टूडेंट वॉलंटियर्स इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। ठीक है, क्या होता है? नाउ लिसन वन थिंग, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द गवर्नेंस एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो सब बात की बात है। लेकिन साथ में एक चीज ये भी होता है ना, कि मतलब कोई भी सिस्टम जो बना हुआ है, वहां पे जो फैसिलिटी है, वो भी फैसिलिटी लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाती है। बीइंग अनएजुकेटेड
इलिटरेशन, इलिटरेट जो होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है। सपोज ले जो अभी आभा आईडीज बनाने होते हैं, ठीक है, कुछ काउंटर्स बोलने रहते हैं कि कौन सी पर्ची कौन से काउंटर पे कटेगी, ये सब जो होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो जो अनएजुकेटेड रहते हैं, वो उतना नहीं कर पाते हैं। उस चीज को असिस्टेंस करने के लिए वी हैव गवर्नमेंट हैज एक्चुअली ब्रॉट दिस स्कीम एज प्रोजेक्ट सारथी। प्रोजेक्ट सारथी लाया है, ठीक है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग अप्रोच क्या है? प्रोवाइड्स नॉन क्लिनिकल सपोर्ट टू पेशेंट्स अटेंडेंस टू इंप्रूव हॉस्पिटल एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस बर्डन ऑन हेल्थ का केयर स्टाफ, ठीक है। अब एक चीज इसमें याद रखिए, जस्ट क्लियरली लुक टू दिस वर्ड, इट इज द नॉन क्लिनिकल सपोर्ट। नॉन क्लिनिकल सपोर्ट का मतलब ये है कि दिस यूथ एंड द वॉलंटियर्स विल नॉट बी प्रोवाइडिंग द मेडिकल असिस्टेंट। ये नहीं कि बॉटल चढ़ा देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ये नहीं। दे विल बी जस्ट helping the patients and the attendants to improve hospital experience and reduce burden on healthcare staff, ठीक है। अब क्लियरली ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? टू इनहेंस पेशेंट फैसिलिटेशन इन हाई वॉल्यूम पब्लिक हॉस्पिटल while promoting youth participation in community services। इसमें दो चीज है। पहली बात ये हो गया कि वी आर एक्चुअली ऑल ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स। हर चीज राइट्स नहीं होता है, देयर आर सम ड्यूटीज दैट आल्सो हैज टू बी कैरिड आउट, ठीक है। तो एक होता है कम्युनिटी प्रोग्राम, एक वर्ड होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वर्क होता है। तो इसमें जो यूथ पार्टिसिपेशन है, ये कम्युनिटी सर्विसेज में जब इन्वॉल्व होगी, सो दे विल बी डेवलपिंग अ माइंडसेट कि हमको कैसे आगे जाके किसी की हेल्प कर सकते हैं, ये इनबिल्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ओके, नाउ दे विल बी हेल्पिंग द पेशेंट्स वगैरह, उनको भी हेल्प करेंगे, तो एक वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दूसरा, कम्युनिटी सर्विसेज जब वो करेंगे, यूथ का पार्टिसिपेशन होगा कम्युनिटी सर्विसेज में, तो वो अपने आप में अंदर में इनबिल्ट होगी उनकी क्वालिटी की, आगे जाके कैसे इंडिया को हेल्प कर सकते हैं, कुछ अपने आइडियाज ला सकते हैं, तो उनका इनबिल्ट डेवलपमेंट भी होता है उसी चीज से, ठीक है। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टू इट्स की फीचर्स दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग नॉन क्लिनिकल सपोर्ट, ठीक है। क्या करेंगे? हॉस्पिटल नेविगेशन करेंगे, व्हील चेयर ओपीडी रजिस्ट्रेशन गाइड करेंगे, डायग्नोस्टिक लाइब्रेटरीज, मतलब कैसे करेंगे सर से बताते हूँ। सपोज दिस इज द हॉस्पिटल, पेशेंट आए, ठीक है, सपोज दिस इज द पेशेंट, नाउ दिस यूथ ग्रुप विल बी कमिंग कि भाई आपको इधर जाना है, यहाँ पे ओपीडी है, ठीक है, आपको लैब जाना है, लैब इधर है, ठीक है, आपको व्हील चेयर चाहिए, समझ लो दे केम फ्रॉम द 4 व्हीलर, नाउ दे नीड व्हील चेयर, स्ट्रेचर कुछ चाहिए, तुरंत उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे, उनको जो रेस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं वहां का लोकेशन बताएंगे। अब इस पे जैसे प्रेजेंटली अभी भी है आयुष्मान भारत कार्ड, आभा आईडी, ये सब जो बन रहा है, ये वो नॉलेजेबल नहीं होंगे कि कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दे एक्चुअली नीड टू इंश्योर कि आपकी उनकी आईडी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो ये देंगे कि जीरो जीरो फाइनेंशियल वो एस्पेक्ट्स में उनका इलाज हो जाए। अभी जो है बिना पैसा जमा किए वो अपनी आईडी दिखा सके, तो कहाँ पे वो दिखाना है, वो सब के लिए ये यूथ वहां पे हेल्प करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, दे हैव नो क्लिनिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इस बात की याद रखिएगा, दे हैव नो क्लिनिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अब जैसे वी हैव माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जो है माई भारत पोर्टल रजिस्ट्रेशन, वहां पे उन लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। डिजिटल हेल्थ सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे, लाइक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वगैरह जो बनाना है, आभा आईडीज बनाना है, और यूथ वॉलंटियर नेटवर्क भी इसके साथ एक बन जाएगा। सपोज कल को कोई, सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द रायपुर, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर ग्रुप बन गया, एक वॉलंटियर नेटवर्क बन गया। अब चीज देखिए, कल को कोई छोटा मोटा डिजास्टर आया, तो डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट टू दिस वॉलंटियर ग्रुप, जो आके यहाँ पे किसी भी एरिया में मदद कर सकते हैं। वी हैव एनएसएस ग्रुप्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ ग्रुप होते हैं, ये सब जो होते हैं ना, नर्सिंग ट्रेनीज जो होते हैं, वी हैव द स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी होते हैं, आपने सुना होगा वी हैव एनसीसी ग्रुप्स भी होते हैं, वी हैव द स्काउट एंड गाइड्स, ये सब जो होते हैं, ये वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये इनको वैसे अच्छे ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है। नाउ दिस विल बी एक्टिंग एज लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट इनिशिएटिव, ठीक है। कम कॉस्ट में अच्छा इंपैक्ट, उसमें गवर्नेंस भी अच्छा हो जाएगा, फैसिलिटीज अच्छा मिलने लगेगी, ठीक है। नाउ GS1 में, ये GS2 में जैसे गवर्नेंस पार्ट में, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ केयर डिलीवरी, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंप्रूविंग पब्लिक सर्विसेज, डायरेक्ट हो गया। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, सी गवर्नेंस में this it is one of the important topic for the UPSC healthcare system,
एक याद चीज रखिएगा, हेल्थ केयर सिस्टम, ये हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। नाउ आसपास के जीएस टॉपिक इस पे क्या हो जाएंगे, वी हैव द पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो पूरा मेंस में कवर आएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये भी हो जाएगा। एक चीज जो यहाँ पास से अलग निकला है, यूथ पार्टिसिपेशन, यूथ पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज, समझ लो कम्युनिटी एंगेजमेंट हो गया, ठीक है। दे हैव द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उनको फील करना है, ये सब हो गया, ठीक है। चलो, वी विल बी लुकिंग टू द मेंस क्वेश्चन, क्या है, इंप्रूविंग हेल्थ केयर आउटकम्स रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग नॉट ओनली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो पेशेंट सपोर्ट सिस्टम, डिस्कस द रोल ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट सारथी इन एनहांसिंग द पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी। सी, आज तक हमने कभी भी देखा है दैट व्हाई वी आर एक्चुअली लैगिंग इन हेल्थ केयर सिस्टम, तो हमने हमेशा कहा है वी डू नॉट हैव इनफ ऑफ आवर डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ठीक है, लेकिन जो है उसका भी तो 100% यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो भी तो अच्छे से नहीं हो पाता है। उसका डायरेक्टली क्वेश्चंस का डिमांड यही है कि पेशेंट सेंट्रिक सपोर्ट सिस्टम होना क्यों चाहिए और क्यों बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसमें आप लोग सीधे लिखोगे दैट एक्चुअली वी नीड पेशेंट सपोर्ट सिस्टम, कैसे, मतलब वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा, एक नेविगेशन दे देगा कि भाई आपको यहाँ जाना है, ठीक है। अब जैसे प्रोजेक्ट सारथी, प्रोजेक्ट सारथी यही जो है, ये कैसे हेल्प करेगा, ये प्रॉपर गाइडेंस करेगा ना, कोई भी पेशेंट्स आएगा इनको ये दे कैन एक्चुअली गाइड देम प्रॉपरली, उनका काउंसलिंग कर सकते हैं, दे कैन प्रोवाइड देम हेल्थ केयर नेविगेशन, ठीक है, कि आपको कहाँ पे जाना है, अगर कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना है, आपकी क्या तकलीफ है, आंख कान गला जो भी है, दे कैन एक्चुअली नेविगेट देम टू ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। अब ये अल्टीमेटली इफेक्ट क्या करेगा, ये हेल्थ केयर सिस्टम को अपने इंप्रूव भी करेगा, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो इंडिया की है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो अल्टीमेटली इंप्रूव होगा, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। चलो इसको ऑब्जेक्टिव, कोई भी हेल्थ केयर का क्वेश्चंस रहेंगे ना, आप थोड़ा यूनिक वर्ड यूज कर सकते हो उसके कंक्लूजन्स के लिए, दैट दिस पेशेंट सेंट्रिक सपोर्ट सिस्टम, जैसे ये यहाँ पास से ये चल रहा है पेशेंट सपोर्ट सिस्टम, दिस पेशेंट सेंट्रिक सपोर्ट मैकेनिज्म इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द एक्सेसिबल, यूनिक वर्ड यूज कीजिए, वी कैन एक्चुअली अचीव एक्सेसिबल इंक्लूसिव, ठीक है, और इफेक्टिव हेल्थ केयर, ठीक है। ये अच्छा अगर रहेगा, प्रॉपर पेशेंट सपोर्ट सिस्टम रहेगा, तो हमको क्या मिलेगा, हमको अच्छे एक्सेसिबल इंक्लूसिव और इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है। तो कंक्लूसिव स्टेटमेंट में ये सब यूनिक वर्ड आप यूज कर सकते हैं। Now we will be talking about the MCQs of Project Sarathi. ठीक है, it is volunteer driven initiative providing non-clinical support. सही बात, non-clinical support. Volunteers under project are authorized to perform medical procedure. देखिए non-clinical support है तो medical procedures क्यों वो करेंगे, वो थोड़ी किसी का जांच करेंगे या they will be carrying out इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, ये सब नहीं करेंगे, तो ये यहीं पे गलत हो गया। द प्रोजेक्ट यूसेस माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, हाँ ये बात सही है, तो 1 and 3 सही है, 2 गलत है तो 2 गलत है, 2 वी हैव द ऑप्शन, ऑप्शन बी 1 and 3 जो है ये डेट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, ओके, द फिफ्थ टॉपिक ऑफ आवर न्यूज टुडे, then we have the 150th birth anniversary of Pingali Venkaiah, 150th birth anniversary of Pingali Venkaiah, ओके। सो सबसे पहले अपन इसमें ये देखेंगे दैट द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट टू पिंगाली वेंकैया ऑन हिज 150th बर्थडे एनिवर्सरी ऑन 2nd of August, commemorating his contribution to designer of India's national flag तिरंगा। याद रखिएगा, मींस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग, इन्हीं का नाम याद रखना है आपको, जस्ट रिमेंबर द नेम, वी हैव द पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया, ओके। Now coming out to his personal life, he was born on 2nd of August 1876 in Krishna district, Andhra Pradesh. When he was born on 2nd of August 1876 in Krishna district, Andhra Pradesh. ठीक है, he had actually designed the initial version of initial and Indian national flag, and association with Gandhi कब हुआ था? He had actually met Mahatma Gandhi during Second Boer War in South Africa. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। अब ये इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग आप एक बार देख लीजिए, ओके। इन 1906 ऐसा दिखता था, 1907 ऐसे था, 1921 ऐसे हो गया, चरखा था, 1931 चरखा था, बट
व्हाइट बैंड वाज बीइंग शिफ्टेड टू द मिडिल पार्ट, ठीक है, रेड जो था वो सेफ्रॉन से सब्स्टिट्यूट हो गया। नाउ दिस वाज लेटर ऑन चरखा वाज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड विद द अशोक चक्र, ये 1947 में एक्सेप्ट हुआ, 22nd ऑफ जुलाई 1947, विच इज प्रेजेंटली आवर नेशनल फ्लैग, ठीक है। नाउ presented the flag design to Mahatma Gandhi during Indian National Congress session in Vijayawada, ठीक है। याद रखिएगा जो पहला डिजाइन प्रेजेंट किए थे ये 1921 इंडियन नेशनल सेशन विजयवाड़ा, कौन सा, ये देखिए ये वाला चरखा के, ये चरखा के साथ है, ये दिख रहा है, ठीक है। रेड एंड ग्रीन हॉरिजॉन्टल वे एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, एंड चरखा वाज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग स्वराज एंड सेल्फ रिलायंस, स्वराज एंड सेल्फ रिलायंस। क्यों स्वराज पे, क्यों स्वराज वाज बीइंग यूज्ड आफ्टर दैट स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था, गेट रिमेंबर्ड कि स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था, ओके। देन the modification was being suggested by Mr. Gandhi that he actually asked him to add white band representing peace. तो पहले white band जो था उसको peace के लिए represent करने के लिए he had actually recommended कि आप उसको add कीजिए। INC adoption 1931 में ऑफिशियली अडॉप्टेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन 1931 में अडॉप्ट हुआ, ये वाला, ये देखिए आप 1931 में ये वाला अडॉप्ट हुआ, बीच में व्हाइट बैंड डाल दिया गया था, ओके। Now the Constituent Assembly. Now the main data that you need to remember is that the Constituent Assembly adopted the national flag on 22nd of July 1947. You need to remember the date as 22nd of July 1947. Okay, and the Charkha was replaced by Ashok Chakra. Charkha जो पहले था वो that is being replaced from the Ashok Chakra, and international it became India's national flag on India's Independence Day, 15th of August 1947. Okay. 15th of August 1947. Freedom movement participation, I told you he participated in Vande Mataram movement and Home Rule movement. Okay. Now the next thing is that ये GS1 से directly related कैसे है? GS1 से it actually tells about the evolution of Indian national flag. ठीक है, और पॉलिटी वाले पार्ट में भी अपने पास, पॉलिटी वाले पार्ट में अगर हम लोग जाएंगे GS2 में, तो इसमें कैसे जाएगा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द फ्लैग विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब एक्सेप्ट हुआ, 22nd ऑफ जुलाई 1947, ये डायरेक्ट उस पे हो गया। चलो, नाउ when we are talking about the mains question, जब इसके मेंस क्वेश्चन में जाएंगे अपन, India's freedom struggle was shaped by contribution of several lesser known personalities who influenced national consciousness. डिस्कस विथ रेफरेंस टू पिंगाली वेंकैया's कंट्रीब्यूशन। क्या है ना, देखिए इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में ना बहुत से लोग शामिल थे, बहुत से लोग, लेकिन वो लोग का नाम उतना फेमस नहीं हुआ, ठीक है। कुछ लोग वो गुमनाम ही रह गए, ठीक है, जिनका नाम दुनिया के सामने नहीं आता है, पर उनका कंट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि कम था, उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया था, बहुत दिए थे उन्होंने उस वक्त पे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, इट वाज डायरेक्टली अबाउट द रोल ऑफ लेसर नोन फ्रीडम मूवमेंट। लेसर नोन फ्रीडम मूवमेंट मतलब फ्रीडम मूवमेंट इंडिविजुअल्स, जैसे पिंगाली वेंकैया जी को ही ले लीजिए आप, ठीक है। इनका कंट्रीब्यूशन इन इंडिया नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटीज में कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ भाई, इंडिया का नेशनल फ्लैग इन्होंने डायरेक्टली दिया है, ठीक है। अब जब इनके कंट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, दैट ही एक्चुअली डिजाइन द फ्लैग प्रेजेंटिंग द आइडियाज टू नेशनल लीडर, आइडियाज भी दिया उन्होंने, कलर के हिसाब से अपना आइडियाज वो देखे कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके ब्रॉडर सिग्निफिकेंस भी थे, जैसे अपने प्रोमोटिंग यूनिटी, ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी, नेशनल फ्लैग से एक नेशनल आइडेंटिटी मिली हम लोगों को, ठीक है। तो ये इनका इंडिविजुअल रोल था, नाम नहीं आता है कई जगहों पर क्या, कई जगह कहीं भी नहीं आता है, नहीं सुना जाता है, लेकिन बट यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम्स, ठीक है। नाउ वी विल बी कमिंग टू द MCQ रिगार्डिंग पिंगाली वेंकैया, ठीक है। पिंगाली वेंकैया में जब अपन आएंगे, देन वी हैव द फर्स्ट पॉइंट है स्वराज फ्लैग रिप्रेजेंटेड इन 1921 इंडियन नेशनल सेशन इन विजयवाड़ा, ये बात सच है, ऊपर देखा। His design later became the basis of Indian national flag adopted in 1947. हाँ, हमने जैसे ऊपर इवोल्यूशन में हमने देखा इवोल्यूशन नेशनल फ्लैग, तो हाँ ये बात सच है। द ओरिजिनल डिजाइन इंक्लूडेड अशोका चक्र, नहीं ये गलत है। जस्ट रिमेंबर्ड, यहाँ पे हमने देखा था, जस्ट लुक एट हियर, द ओरिजिनल फ्लैग ये पे जो था, यहाँ पे जो चरखा था ना, ठीक है, इनिशियल इट वाज हैविंग द नेशनल फ्लैग वाज हैविंग द चरखा,
ठीक है, लेटर ऑन इन द इट वॉज बीइंग सब्सटीट्यूटेड विद द अशोक चक्र। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड ये गलत है। वी हैव गॉट ए 1 and 2 as the correct answer. Okay, now the next one we have the Sipki La Pass. Sipki La Pass was actually न्यूज ये चाइना के साथ बॉर्डर कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए सिपकी ला पास क्या है। ठीक है, सिपकी ला पास क्या है ना, इसका लोकेशन क्या है। इट इज अ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास रिलेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, स्ट्रेट से कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको बताऊं, डायरेक्ट स्ट्रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वी हैव द मल्टीपल स्ट्रेट्स, ठीक है ना, मल्टीपल हिमालयन स्ट्रेट्स जो होते हैं इंडिया चाइना के बीच में, दे कैन एक्चुअली आस्क डायरेक्टली इन द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सीधे कि भाई दिस स्टेट इज बीइंग प्रेजेंट इन विच पर्टिकुलर स्टेट। यहाँ पे लिस्ट चला होगा नेम ऑफ द स्टेट्स का और यहाँ पे स्टेट्स का। वी हैव द स्टेट्स हियर, वी हैव द स्ट्रेट्स हियर। अब आपको मैच करना है जिसका जो है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाउ दिस इज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइस इन इंडिया बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, ये पता है। रिवर एसोसिएशन, ये याद रखिएगा सिपकी ला पास के लिए। द सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास फ्रॉम तिब्बत। द सतलज रिवर, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर से जब 6 नॉर्दर्न मोस्ट रिवर पढ़ेंगे आप इंडिया के, 6 मेजर नॉर्दर्न मोस्ट रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो याद रखिएगा सतलज एंटर्स इंडिया थ्रू सिपकी ला पास फ्रॉम तिब्बत। एल्टीट्यूड उतना नहीं पूछेगा, एल्टीट्यूड वगैरह नहीं, सिचुएटेड इन हिमालयस, ये बस है। ठीक है, नाउ द बॉर्डर पास, इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल बॉर्डर पासेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। याद रखिएगा, इट इज द वन ऑफ द ऑफिशियल बॉर्डर पासेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये देखिए, ये सिपकी ला का पोजीशन आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश में। ओके, नाउ इट वाज बीइंग कंसीडर्ड, इट इज हिस्टोरिकली एक्चुअली सर्विंग एज द इंपॉर्टेंट रूट फॉर इंडिया एंड तिब्बत ट्रेड। इंडिया एंड तिब्बत ट्रेड में ना हिस्टोरिकली भी था, आज भी है। अभी कुछ बंद हो गया था गलवान के बाद, गलवान इंसिडेंट के बाद। ठीक है, वापस से रेज्यूम करने का चालू होने का है, हो भी गया है कुछ। अभी 100% एक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चालू हो गया है। सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू द सिपकी ला पास, ये हमने देख लिया है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। ये NH5 रीजन, हिंदुस्तान तिब्बत रोड NH5 जो है यहाँ पे ये लोकेटेड है। NH5 हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, जैसा मैंने आप लोगों को बोला दैट इन द यूपीएससी इट कैन डायरेक्टली आस्क, ये बना आपका, ये वी हैव द स्टेट्स हियर, वी हैव द स्टेट्स, ये बना ABCD ABCD। यू नीड टू डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा। तो कुछ हिमालयन पासेस, जैसे डायरेक्टली आपको मैं बता दूं, सिपकी ला पास हिमाचल प्रदेश है, नाथुला पास हमेशा इंडिया चाइना के साथ न्यूज में रहता है, सिक्किम। वी हैव द लिपू लेक पास उत्तराखंड में है। बमला पास जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वी हैव जोजिला, जोजिला हमेशा आपने देखा होगा कि भाई हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ता बंद हो गया, तो जोजिला पास हमेशा न्यूज में रहता है। दैट एक्चुअली कनेक्ट्स द कश्मीर वैली विद द लद्दाख, दैट एक्चुअली कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद द लद्दाख। ओके, चलो एक मेंस क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली हम देखेंगे। अब जैसे अब जीएस से अगर देखा जाए, जीएस से कैसे रिलेटेड है। द फर्स्ट GS1 में इट इज बीइंग रिलेटेड टू द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में है। वी हैव द माउंटेन पास, आपको पढ़ने ही होंगे, माउंटेन पास, बॉर्डर रीजन, ये सब डायरेक्टली जियोग्राफी का पार्ट हो गया। नाउ अगेन GS2 व्हाट इट इज, GS2 वी हैव द IR में इंडिया चाइना। ठीक है, इंडिया चाइना डायरेक्ट GS2 में हो गया। GS3 में डायरेक्टली कैसे हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या होता है ना, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे बॉर्डर एस्पेक्ट्स पे, ये बॉर्डर है एकदम, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। देन वी हैव द स्ट्रेटेजिक रोड्स, यहाँ पे आसपास जो रहते हैं स्ट्रेटेजिक रोड्स। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये न्यूज में आ जाता है सीधे इसी के। अगर ये न्यूज आया सिपकी ला न्यूज में है, तो ये देखिए आसपास के ये सब टॉपिक्स भी न्यूज में है। ये सब मेंस में क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मेशन हो सकता है, समझ गए। आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे कोई भी, जैसे सिपकी ला पास बॉर्डर की बात हो रही है ना, बॉर्डर पे आप लोग याद रखिएगा बॉर्डर विलेजेस, बॉर्डर विलेजेस के नाम नहीं याद रखते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट बॉर्डर विलेजेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है,
आप जब 1962 वॉर की कहानी देखेंगे, 1999 कारगिल वॉर की कहानी देखेंगे, बॉर्डर विलेजेस इनका बहुत इफेक्टिव रोल होता है। याद रखिएगा, बॉर्डर विलेजेस का बहुत इफेक्टिव रोल होता है। दे आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, इस एक तरीके से कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर विलेजेस को माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बॉर्डर विलेजेस का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए? अच्छे से कनेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए? कनेक्टिविटी इसलिए होनी चाहिए कि जो ट्रूप्स मूवमेंट है, ट्रूप्स के मूवमेंट है, वो इफेक्टिव हो सके। ठीक है, कल को कोई भी बात खराब हो तो ट्रूप्स की इफेक्टिव मूवमेंट वहां पे होना चाहिए। अब चलिए, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर बोथ नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंप्रूविंग कनेक्टिविटी इन द हिमालयन बॉर्डर एरियाज। देखिए, ये वही वाला पार्ट है जो अभी मैंने बताया कि बॉर्डर विलेजेस को बहुत अच्छा डेवलप करने की क्यों जरूरत है। दैट इज बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल डेवलपमेंट, दोनों की बात है। ठीक है, इसमें कैसे सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में क्या ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपनी में बताया मैं, फास्टर ट्रूप मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, बेटर सर्वेलेंस हो सकता है वहां पास से, इंप्रूविंग लॉजिस्टिक्स हो जाएगा वहां पे। अब अच्छे से आप रेस्पॉन्स दे सकते हो, कुछ भी कल को कोई वैली में जैसे वहां पे हुआ, गलवान वाली इंसिडेंट हुई थी, कल को कुछ भी हुआ तो बेटर रेस्पॉन्स आपके ट्रूप्स वहां पे दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर विलेजेस के चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे? उनके टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स होते हैं। ठीक है, वहां पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं। ठीक है, और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे उतनी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से ही नहीं रहती है, तो पीक पे लाना बहुत दिक्कत रहता है। पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होनी चाहिए वहां पे। ओके, सो वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, उसके जो जाएंगे हम लोग। ठीक है, देन वी हैव सिपकीला हिमाचल प्रदेश, अभी देखें, नाथुला सिक्किम, जोजिला मैंने बताया, जोजिला पास जो होता है कश्मीर को ज्वाइन करेगा लद्दाख वैली से। ये स्नोफॉल की वजह से हमेशा न्यूज में होता है, तो थर्ड जो है करेक्ट है ही नहीं। ठीक है, थर्ड करेक्टली मैच नहीं है, तो कितने करेक्ट मैच हो गए? ओनली 2। ठीक है, ये हो गया। चलो, द नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्लो लेक। ग्लो लेक, जिसको ग्लो लेक भी कहा जाता है। ओके, ग्लो लेक और ग्लो लेक। ओके, नाउ द ग्लो लेक, ऑल्सो नोन एज द ग्लो लेक, in Arunachal Pradesh has been designated as 101st Ramsar sites, becoming state first Ramsar site। ठीक है, रामसर साइट्स पहले लिमिटेड थे, अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा यू नीड टू रिमेंबर 101 रामसर साइट्स, पूरे नाम नहीं, इतने नहीं याद रख सकते, रखने की भी जरूरत नहीं है। जस्ट जो न्यूज में होंगे, प्लस द लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, जो सबसे ज्यादा न्यूज में होगा। ठीक है, वो बस उतने याद रखिएगा। जो लेटेस्ट एडिशन जो होंगे उनको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, सो दिस इज द ग्लो लेक, द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो टोटल होगा 101st हो गया। ग्लो लेक है क्या? इट इज अ हाई एल्टीट्यूड नेचुरल फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा, यू नीड टू रिमेंबर कि जियोग्राफी में जब आप पढ़ेंगे ना, तो याद रखिएगा डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। वेस्टर्न हिमालयस और ईस्टर्न हिमालयस में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको काम आएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट वी हैड इज हाई एल्टीट्यूड नेचुरल freshwater lake located in eastern Himalayas. Okay, now situated in Lohit district of Arunachal Pradesh। कहाँ है? लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड प्रोटेक्टेड एरिया, आसपास के प्रोटेक्टेड एरिया बताना होगा। लोकेटेड विदिन द कामलांग टाइगर रिजर्व। देखिए, अब देखिए, जो पहला जब फर्स्ट न्यूज में मैंने जब न्यूज चालू किया था न्यूज, तब मैंने बोला था कि कोई स्टेट में, इन ए पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर स्टेट इफ वन नेशनल पार्क इज इन न्यूज, अदर नेशनल पार्क अपने आप न्यूज में मान लीजिए कि वो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कामलान टाइगर रिजर्व आ गया। कामलान टाइगर रिजर्व इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द ग्लो लेक। ठीक है, अब इसके वजह से अलग टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और जो मेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे वो अपने आप न्यूज में आ जाएंगे, वो आपको देखना है। ठीक है, कवर्स अप्रोक्सीमेटली 8 स्क्वायर किलोमीटर, 1168 मीटर्स एबव सी लेवल। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ कामलांग रिवर। ठीक है, तो जब ग्लो लेक आएगा तो क्या आपको याद रखना है? मेनली 101st है, दैट इज बीइंग इन अरुणाचल प्रदेश। कामलांग टाइगर रिजर्व है और कामलांग रिवर, ये जो है ना, एंड दैट इज लोकेटेड इन लोहित डिस्ट्रिक्ट।
ये इतना याद रखना है, ठीक है, अपने आप इतना याद रख जाना है। 101st रामसर साइट से ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दैट इज बीइंग फाउंड टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड लैंड ब्लॉक वार्पिंग, ये याद रखिएगा। ये हो सकता है, पूछ सकता है कि हाउ वाज ग्लो लेक फॉर्म। ग्लो लेक कैसे है, टेक्टोनिक एक्टिविटी और लैंड ब्लॉक वार्पिंग मेथड से वो हुआ है। वहां पे कम्युनिटीज, ठीक है, वहां पे इंडिजीनियस कम्युनिटीज रहेंगे, वी हैव मिजू मिस्मी, डिगारो मिस्मी, ईडो मिस्मी, ठीक है। तो आप ये भी नहीं, ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इंडिजीनियस कम्युनिटीज में आप ये याद रखिएगा, वी हैव द मिस्मी ट्राइब्स। उस एरिया में क्या है, ये मिस्मी, मिस्मी वर्ड याद रखिएगा, मिस्मी ट्राइब्स वहां पे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज बीइंग रिलेटेड टू, अब जैसे अगर इसको हम लोग जीएस पार्ट से रिलेट करेंगे तो हिमालयन GS1 में, जियोग्राफी वाले पार्ट में वी हैव द हिमालयन वाला रीजन सीधे आ जाएगा, ठीक है। जीएस पेपर 3 में अगर जाएंगे तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे कैसे आ जाएगा, इन्वायरमेंट से कैसे आ जाएगा, इन्वायरमेंट में डायरेक्ट वेटलैंड बना है, वेटलैंड, तो वेटलैंड का कंजर्वेशन भी करना होगा, ये हो गया। रामसर साइट्स देखने होंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मल्टीपल होते हैं, ईस्टर्न हिमालयास जो है बहुत अच्छा वो वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौनास वहां पे होते हैं, तो उसका कंजर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे उस एरिया में इंडेंजर्ड स्पीसीज कोई होगा, उसका कंजर्वेशन करने के लिए, ये मल्टीपल टॉपिक्स जो रहेंगे, इसके अपने आप क्यों बताने के लिए ये मैं बता रहा हूं कि क्यों ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। नाउ coming to the next part, we have the main question. The Eastern Himalayas represents one of the world's richest biodiversity regions. Examine the challenges and strategies involved in conserving fragile Himalayan ecosystem. ठीक है, अब देखिए जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ना, दिस क्वेश्चन एक्चुअली फोकसेस ऑन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्टर्न हिमालयास। क्वेश्चंस को आप देखिए, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली डायरेक्टली फोकसिंग ऑन द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले जब उसमें आप चालू करेंगे, इंट्रोडक्शन चालू करेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, मीन सिंपली आप चालू कीजिए दैट ईस्टर्न हिमालयास ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स विथ यूनिक स्पीसीज डाइवर्सिटी, देन वी हैव एंडेमिक फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये सब लिख के कह देंगे, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये एक बेसिक 30 to 35 वर्ड्स में आप इंट्रोडक्शन वहां पे लिख देंगे। अब यहाँ पे जब जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंजर्विंग, तो उसमें चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस क्या है कि वहां पे उस एरिया में वी हैव द डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दिख ही रहा है, देन वी हैव द हैबिटेट लॉस, ये भी है, ओके। देन वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आसपास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके वजह से फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज अगेन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब कंजर्वेशन अप्रोच वहां पे क्या होता है, वी हैव द प्रोटेक्टेड एरियाज, आपको पता है प्रोटेक्टेड एरियाज होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम कई चलाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी तो हमेशा याद रखिएगा ना, कोई जब आपसे मेजर्स पूछा जाएगा ना, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताया कीजिए कि लगे कि मतलब उसको इतने इफेक्टिव वे में आपको बताना है, दैट मींस दैट कैन बी डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेड कैसे, वी कैन एक्चुअली डेवलप इट एज इको टूरिज्म स्पॉट, ठीक है, इको टूरिज्म स्पॉट कर सकते हैं, रीजनल कॉर्पोरेशन वहां के लोगों की मदद लेके उसको बहुत अच्छे इफेक्टिव वे में डेवलपमेंट कर सकते हैं। याद रखिए डेवलपमेंट कैसे करेंगे, डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि केवल डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, वी नीड टू एंश्योर बैलेंसिंग, ऐसे लिखा कीजिए, बैलेंसिंग डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। किसी चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई, तो ये मतलब नहीं कि वहां के जंगल के पूरे पेड़ काट दिए, भाई हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ना। यू नीड टू राइट दिस लाइन एज वी नीड टू एंश्योर ए बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ensuring environmental protection, ठीक है। चलिए तो एक एमसीक्यू इस पे देखेंगे डायरेक्ट, ग्लो लेक पे क्या है, इट इज लोकेटेड इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सही है। इंडियाज फर्स्ट रामसर साइट अरुणाचल प्रदेश, सही है। इट इज कोस्टल वेटलैंड लोकेटेड इन नियर बे ऑफ बंगाल, भाई बे ऑफ बंगाल के पास कहाँ है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये हो गया अपने पास, वी हैव ए एज द आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द प्रपोजल फॉर यूनेस्को टैग फॉर पुरी रथ यात्रा, पुरी रथ यात्रा के लिए यूनेस्को टैग मिलने के लिए है, ठीक है। द ओडिशा चीफ मिनिस्टर
requested the government of India to nominate Puri Sri Jagannath Yatra for inclusion of UNESCO representative list of intangible cultural heritage of humanity. ये एक्चुअली एक लिस्ट होता है, उसमें इंक्लूड करने की बात हुई है, ठीक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अभी आपने रिसेंटली हुआ था पिछले मंथ पुरी जगन्नाथ यात्रा, ठीक है। चलो जानते हैं वो है क्या, ठीक है। इट इज अ एनुअल कैरियर फेस्टिवल हेल्ड एट पुरी ओडिशा, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालभद्रा एंड गॉडेस सुभद्रा, ठीक है। याद रखिएगा ये सबसे बड़े भाई थे, देन वी हैव लॉर्ड जगन्नाथ, देन वी हैव द गॉडेस सुभद्रा, ओके। नॉमिनेशन प्रपोजल किसने भेजा है? श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने, श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट्स इंडिया ट्रेडिशन ऑफ स्पिरिचुअल क्राफ्टमैनशिप, म्यूजिक, डांस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब देखिए कोई अब किसी चीज में अगर इनको लिस्ट में ऐड करने के लिए बोला गया होगा तो कुछ उसके कंडीशंस रहेंगे ना, तो इनका ये कहना है कि दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो रथ यात्रा कब से चल रही होगी, देन वी हैव द फेस्टिवल क्राफ्ट, रिलीजियस कल्चरल ट्रेडिशंस, इन सब की वजह से इसको रिप्रेजेंट लिस्ट में इंक्लूड करने की बात कही गई है, ठीक है। नाउ वी हैव द पुराणिक रेफरेंस में कहां-कहां पूरी जगन्नाथ यात्रा का डिस्क्रिप्शन वी है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, कपिला संहिता, ठीक है। नाउ इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय यूरोपियन ट्रैवलर्स सिंस द 30th सेंचुरी और डिटेल रिकॉर्ड 70th सेंचुरी ऑनवर्ड से, उतना पुराना है हमारे पास, डिटेल रिकॉर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। एंड टाइम ऑफ सेलिब्रेशन इज शुक्ल पक्ष, आषाढ़ जून जुलाई के बीच में, ठीक है। देन वी हैव द शुक्ल पक्ष में, ठीक है। एनुअल कैरियर कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? जैसे 3 रथ बनते हैं, वी हैव द नंदी घोष ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, तालध्वज ऑफ लॉर्ड बालभद्रा, देन वी हैव दर्प दालना ऑफ गॉडेस सुभद्रा, तीनों का अलग अलग रथ होता है, ठीक है। अब get remember this rath is constructed with the different kinds of wood of फस्सी एंड धौसा, वुड ऑफ फस्सी एंड धौसा जो महानदी रिवर के पास मिलता है, ठीक है। एंड द पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैरियर, वो याद रखिएगा, मतलब पुराने ट्रेडिशनल मेथड से कंस्ट्रक्शन होता है, कोई ये साइंटिफिक वगैरह अभी मशीन वगैरह से नहीं बनता है, ठीक है। दे एक्चुअली इम्प्लाई द ट्रेडिशनल वे ऑफ कैरियर मेकिंग, लाइक द वी हैव द कारपेंटर्स इन्वॉल्व, ब्लैक स्मिथ, पेंटर्स, टेलर्स, ये सब। और शिल्प शास्त्र में भी इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, शिल्प शास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन है, ओके। नाउ वी हैव द पहंडी बीजे प्रोसेशन। पहंडी बीजे प्रोसेशन में क्या होता है ना, द लॉर्ड जगन्नाथ कम्स आउट फ्रॉम द टेम्पल, ठीक है, और अपने अपने रथ में बैठ जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस देखिएगा, पहंडी बीजे प्रोसेशन, द लॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द टेम्पल और अपने रथ में आके बैठ जाते हैं। देन वी हैव बड़ा डंडा। बड़ा डंडा में क्या होता है, ग्रैंड एवेन्यू पुरी में रथ को खींचा जाता है, ठीक है। कैरियर्स पुलिंग को बड़ा डंडा कहा जाता है, ठीक है। किस तरफ खींच के ले जाते हैं? वी हैव गुंडीचा टेम्पल। रथ में पहले टेम्पल से निकले, रथ में बैठे और रथ को खींच के गुंडीचा टेम्पल की तरफ ले गए। नाउ इन द गुंडीचा टेम्पल, वहां पे 7 दिन रहते हैं, ठीक है। टेम्पल से निकले, रथ में बैठे, गुंडीचा टेम्पल की तरफ गए, 7 दिन वहां पे रहे, उसके बाद बहुधा यात्रा में वापस अपने जगन्नाथ टेम्पल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। नाउ वी विल बी नोइंग बेसिक थिंग्स अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल। हिंदू पिलग्रिमेज साइट है लॉर्ड जगन्नाथ के, ठीक है, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। 4 सैक्रेड धाम में से एक है। 4 सैक्रेड धाम, अब नॉर्थ साउथ वी हैव द वेस्ट, ईस्ट ले लें, नॉर्थ में वी हैव द केदारनाथ, ठीक है, ईस्ट में यहाँ पे पुरी है, देन वी हैव साउथ वी हैव द रामेश्वरम, वेस्ट में वी हैव द द्वारका, ठीक है। ये 4 धाम होते हैं, ठीक है। नाउ दिस वाज द टेम्पल वाज बीइंग बिल्ट इन द 12th सेंचुरी ईस्टर्न गंगा डायनास्टी। 12th सेंचुरी में बना था ईस्टर्न गंगा डायनास्टी, ये याद रखिएगा, ठीक है। द नेम ऑफ द डायनास्टी, इट वाज द गंगा डायनास्टी। नाउ द कलिंगा आर्किटेक्चर। नाउ दिस टेम्पल कभी भी आएगा ना तो टेम्पल में यूपीएससी विल बी एक्चुअली आस्किंग अबाउट द आर्किटेक्चर। वी हैव द डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर, वी have Nagara temple, we have Vesara, Dravida, we have the different temple structures, Nagara, Vesara, Dravida, then we have the Kalinga architecture, याद रखिएगा यहाँ पे, this was as the Kalinga architecture यहाँ पे होगा, ठीक है। The unique thing is that it cast no shadow, ठीक है, ये थोड़ा यूनिक कंस्ट्रक्शन उस मंदिर का है, ठीक है।
Now means, when you will be coming up with the mains part, cultural heritage has emerged as one of the important instrument of soft power diplomacy. Examine how international recognition of India's tradition can strengthen India's global cultural influence. ठीक है, अब कैसे होगा, मीन्स ये क्वेश्चन क्या डिमांड क्या है? नाउ द क्वेश्चन फोकसेस ऑन हाउ रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडिया कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, अगर इसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट किया जाएगा तो वो कैसे सॉफ्ट पावर इनहेंस करेगा, सॉफ्ट पावर को इनहेंस करेगा. ठीक है, और अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएगा. ठीक है, तो आप सीधे आप बताओगे जैसे कल्चरल हेरिटेज हमारा जो है वो बताओगे कि ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंजेस जब होंगे, प्रिजर्वेशन एफर्ट्स हम वहां पे लगाएंगे. ठीक है, हम अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, इससे क्या होगा, टूरिज्म बढ़ेगा. टूरिज्म बढ़ेगा, देन वी विल बी आल्सो गेटिंग एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगा. नाउ अगेन इट विल बी हेल्पिंग अंडरस्टैंड आवर इंडियन सिविलाइजेशन. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन को हेल्प करेगा समझने में. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा सा आप उस पर मेंस आंसर लिख सकते हैं. नाउ इट इज एमसीक्यूज में देखेंगे, एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पूरी ओडिशा, सही बात है. कैरी आउट इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर. द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड गॉडेस सुभद्रा. तीनों पॉइंट सही है, सो वी हैव द आंसर एज डी 1 2 3. ओके. So moving to the next one, we have the 9th topic is leptospirosis. Leptospirosis. ठीक है. Now Kerala has reported a high burden of leptospirosis cases, and that particularly during the monsoon and post monsoon season. Monsoon and post monsoon season, leptospirosis, ये याद रखिएगा. Now you need to remember the main thing in this, ये zoonotic bacterial disease है. Zoonotic bacterial disease caused by pathogenic leptospira. Leptospira, you see there are few complicated words ये साइंस एंड टेक की ये वाले सेक्शन में आ जाता है थोड़ा सा, बट आप बार बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा. Okay, so you need to remember that it was zoonotic. It is actually zoonotic bacterial disease caused by pathogenic leptospira. Okay, now causative agent क्या है, leptospira. Now disease type is zoonosis. अब ये जो zoonotic disease होता है, जूनोटिक डिसीज क्या होता है वो एक बार हल्का सा देख लेते हैं. जूनोटिक डिसीज आर इन्फेक्शियस डिसीज दैट आर ट्रांसमिटेड बिटवीन एनिमल्स टू ह्यूमन. ये जो ट्रांसफर लाइन है ना, ट्रांसफर ब्रिज जो आपको कह सकते हैं, दिस इज एक्चुअली डिसीज दैट इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस. ठीक है, दे कैन बी बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगी, कुछ भी हो सकते हैं, पर एनिमल्स टू ह्यूमन रहेंगे. याद रखिएगा, ये मेनली क्लाइमेट राइजिंग टेम्परेचर और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स के समय में ज्यादा ये विजिबल हो जाते हैं. और अदर एग्जांपल्स ऑफ द जूनोटिक डिसीजेस इफ यू विल बी टॉकिंग अबाउट इज रेबीज, एंथ्राक्स, इन्फ्लुएंजा, H1N1, H5N1, वी हैव द नीपा, कोविड-19, ये सब अदर जूनोटिक डिसीजेस है. ठीक है, ये आप देख सकते हो. अब रिजर्वायर कौन है मेन इनका, मेनली रोडेंट्स है. ठीक है, मेनली जो रोडेंट्स है ये सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस पे ऐसा रिजर्वायर पे एक्ट पे काम किए जा रहा है. बट द अदर कैन बी कैटल, बोफेलोस, पिग्स, डॉग्स, हॉर्सेस, शिप, गोट्स, ये भी हो सकते हैं, पर मेनली क्या होते हैं, ये रोडेंट्स होते हैं. ठीक है, याद रखिए कैसे होता है. द बैक्टीरिया परसिस्ट मेनली इन द किडनीज ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स एंड सेट थ्रू यूरिन. ठीक है, उनके किडनी में जमा होता है और यूरिन से वो इन्फेक्शियस बाहर आ जाता है. ठीक है, जो बैक्टीरिया होती है वो बाहर आ जाती है. नाउ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड फ्रॉम द एनिमल यूरिन डायरेक्टली, फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर, सॉइल और फूड वहां से भी ट्रांसफर हो जाते हैं. एंटर्स द बॉडी थ्रू कट्स, एब्रेशंस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सॉफ्टेंड स्किन्स, यहां से हो जाता है. ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है, याद रखिएगा. इट इज जूनेटिक डिसीज, हमने सीधे लिख लिया है, जूनोटिक डिसीज है तो एनिमल टू ह्यूमन रहेगा. ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज रेयर. ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही नहीं सकता. ठीक है, नथिंग कैन बी 100% प्रेडिक्टेबल इन साइंस एंड टेक. याद रखिएगा, आज जो है कल हो सकता है ना हो, आज जो नहीं हो रहा है कल को हो सकता है हो जाए. ठीक है, सो यू कैन नॉट बी 100% प्रेडिक्टेबल एंड एक्यूरेट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द मेंस क्वेश्चन. जूनोटिक डिसीज have emerged as major public health challenges in India. So discuss the significance of one health approach in preventing managing such disease. ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एक्चुअली रिलेटेड है
थ्रेट ऑफ जूनोटिक डिसीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग वन हेल्थ अप्रोच। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, वन हेल्थ अप्रोच में क्या रहेगा, सबसे पहले आपको चैलेंजेस समझने होंगे आपको, क्या है जूनोटिक डिसीजेस से। चैलेंजेस क्या है कि इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ते जा रहा है, आउटब्रेक उसकी इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम दैट इज नॉट मच एफिशिएंट जो अर्ली डिटेक्शन कर सके। याद रखिए, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इज अर्ली डिटेक्शन। किसी भी चीज का, समस्या का, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स सॉल्यूशन, इफ वी कैन हैव इट्स अर्ली डिटेक्शन, जितना जल्दी पता चल जाएगा सॉल्यूशन उतना इफेक्टिव हम ला सकते हैं। ठीक है, नाउ द रोल ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच जो है उसका रोल क्या हो सकता है, उसका ये हो सकता है दैट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, इन्वायरमेंट सेक्टर, हेल्थ सेक्टर और ये जो अपने वेटेनरी सेक्टर, सब मिल के काम कर सकते हैं इस डिजीज पे। ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच का ये है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो रहेंगे वो एक साथ काम करेंगे, तो वेटनरी वाले भी हो गए, इन्वायरमेंट वाले भी हो गए और नॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम वाले भी मिल के काम करेंगे। भाई, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एमसीक्यू belonging to genus Leptospira। ये बात सही है। It is primarily transmitted through contaminated water and soil। हाँ, ये बात सही है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी मोड ऑफ डिसीज स्प्रेड। भाई, प्राइमरी मोड कैसे, जूनोटिक डिसीज है तो प्राइमरी मोड तो एनिमल टू ह्यूमन होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो रेयर है बहुत। ठीक है, तो थर्ड अपना गलत हो गया, वी हैव द ए एस द करेक्ट आंसर। ओके, सो नाउ वी विल बी मूविंग टू द लास्ट वन। ठीक है, वी हैव द एशियाटिक वाइल्ड बफेलो। ठीक है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, दिस इज द लास्ट वन वी विल बी स्टडीइंग इन द करंट अफेयर्स सेक्शन टुडे। द छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्लान्स टू ट्रांसलोकेट एशियाटिक वाइल्ड बफेलोस फ्रॉम आसाम to strengthen populations in Pamir Wildlife Sanctuary, उड़ंती टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये जो प्लेसेस है ना, दिस प्लेसेस आर एक्चुअली इन छत्तीसगढ़। जस्ट रिमेंबर कि वहां पास से एशियाटिक वाइल्ड बफेलोस को आसाम से यहाँ पे लाना है। Now just you need to just know the basic of this species. The scientific name is Bubalus arni and it is the largest wild bovine in the world. Largest wild bovine in the world. ठीक है, अदर नेम्स वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड वाटर बेफेलो, एशियाटिक बेफेलो, एशियन बेफेलो, वाइल्ड एशियन बेफेलो, ये सब बोला जा सकता है। ठीक है, नाउ इट्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन इज सदर्न नेपाल, सदर्न भूटान, वेस्टर्न थाईलैंड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिया इज इन आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड इंडिया। ये जो है ना, ये याद रखिएगा, इंडिया एक्चुअली सपोर्ट्स 90% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड लाइफ बफेलो पॉपुलेशन। ठीक है, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड बुफेलो पॉपुलेशन। अब इनको थ्रेट है तभी इनका कंजर्वेशन की बात हो रही है। थ्रेट्स कैसे हैं, हैबिटेट लॉस, वी हैव द हंटिंग, वी हैव इंटरब्रीडिंग विद डोमेस्टिक बुफेलोस, पैरासाइट्स डिसीज जो भी हो जा रहे हैं। ठीक है, एंड द मेन थिंग अबाउट द कंजर्वेशन स्टेटस यहाँ पे जो है, यहाँ पे याद रखिएगा IUCS स्टेटस इसका है इंडेंजर्ड। इट इज द इंडेंजर्ड एंड इट इज बीइंग लिस्टेड इन शेड्यूल 1। ये याद रखने को, मेन याद रखना है दैट इट इज द इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड बीइंग प्लेस्ड इन शेड्यूल 1। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हैव, जब मेन सेक्शन हम इसका देखेंगे, देन ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड थ्रेट्स टू सेवरल लार्ज हर्बीवोर स्पीसीज इन इंडिया। Examine the major challenges in conserving the endangered mammal and suggested suitable measures। अब जैसे इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे, ठीक है, तो it is actually directly talking about the threats that is faced by the endangered large herbivore। endangered large herbivore वो क्या हो गया, यही एशियाटिक बेफेलो, यही हो गया endangered large herbivore। ठीक है, तो आपको समझना होगा ना कि इंट्रोडक्शन आप सीधे चालू कर सकते हो दैट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज हर्बीवोर। इनका भी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो इनका जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, उसमें आप बताओगे इनको थ्रेट्स क्या है, जो अभी मैंने ऊपर बताया। कंजर्वेशन में चैलेंजेस क्या है, कंजर्वेशन में चैलेंजेस भी होंगे, जैसे लिमिटेड हैबिटेट्स, लिमिटेड नंबर में है ये। ठीक है, देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट विद द लोकल कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज के साथ थ्रेट हो जाता है वहां पास से। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटीज जो है उतना नहीं है इनके, उतना जेनेटिक डाइवर्सिटी इसमें डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेजर्स, आप कुछ मेजर्स उसमें दे सकते हो। मेजर्स में क्या दोगे, दैट प्रोटेक्टेड एरिया अच्छे से बनाना चाहिए, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आप बना सकते हैं, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन आप प्रोमोट कर सकते हैं,
फिर आप ये भी कर सकते हैं, हैबिटेट रिस्टोरेशन प्रोग्राम चला सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च चला, ये सब जो कीवर्ड्स है ना, ये आप यूज कीजिए अपने मेंस में, वो डायरेक्ट आपको नंबर मिलेगा। ये सब जो है ना आप मेजर्स में लिखिए, डायरेक्टली आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। Okay, now we will be talking about the MCQs related to Asiatic wild buffalo. It is the largest wild bovine species in the world. हाँ, ये बात सही है। India does not support major share of the, भाई वहां पे हमने अभी देखा था, India actually supports 90% of the population, 90, तो ये गलत हो गया। It is naturally found in India, हाँ सही बात है। तो सेकंड गलत है ये वाला, ये तो अपने पास करेक्ट आंसर सी हो गया। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक, सी ये जो पीडीएफ है, now the fresh PDF will be attached with the YouTube video, ठीक है। I will be coming maximum possible that I will be covering current affairs of every week, ठीक है, अच्छे से कवर होगा इसको, मोर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे टू मेक श्योर दैट यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट कंटेंट दैट इज बीइंग नीडेड फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। एकदम स्टिक टू द मेन डिमांड ऑफ द यूपीएससी, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे जो मेन डिमांड है यूपीएससी का केवल उसी पे जाएंगे, उसी पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। अदर की यहाँ से ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये सब ज्यादा उस पे नहीं जाएंगे। वी आर मोर प्रीलिम्स फोकस्ड, ये इसमें डायरेक्ट वो रहेगा। नाउ यू एक्चुअली गेट पार्ट बुलेटिन जो रहेगा वहां पे इसका आपको इलेबोरेशन भी मिल जाएगा। इलेबोरेशन, अगर आपको मेंस एस्पेक्ट्स में इसको बड़ा टॉपिक चाहिए तो वो करंट अफेयर्स वहां पे भी कवर हो जाएगा। आप पाथ बुलेटिन, पाथ आईएएस एकेडमी के पाथ बुलेटिन पे चले जाइएगा, आपको वहां पे मंथली मैगजीन में, वहां पे भी द हिंदू, वहां पे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, यहाँ के न्यूज जो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।